healthy, sustainable environments. और बात तो इस वक्त की ताजा खबर की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर देहरादून में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त होगा। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से काम कर रहा है और जिसमें सभी राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श किया गया है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 70 विधानसभाओं और 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें 55 जनरल तथा 13 शेड्यूल कास्ट तथा 2 ST ACs के लिए चुनाव होने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा प्रलोभन मुक्त तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने उत्तराखंड के चुनावी दौरे के दौरान हमने राज्य की सभी 6 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। बैठक में राजनीतिक दलों ने कानून व्यवस्था के साथ साथ कोरोना काल में मतदाताओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था पर जोर दिया। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों द्वारा बताए गए निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए बताए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा मानता है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर होते हैं। इसलिए इनका जो भी चिंता का बिंदु हैं उन सब पर हम लोग कार्य करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी मतदाता पंजीकरण का कार्य किया है, जो हमारे CEO ने और यहाँ के सारे ऑफिसर्स ने किया है, वो बड़ा ही एक उत्साही तरह से कार्य किया गया। सभी लोगों को बताया गया कि मतदाता अपने आप को पंजीकरण कराएं। जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हो चुके हैं कि 1 जनवरी 2022 को सभी का पंजीकरण हो। महिलाओं का पंजीकरण अधिक से अधिक हो, दिव्यांगजनों का पंजीकरण अधिक से अधिक हो, और जो बुजुर्ग हैं 80 साल से ऊपर के उनका पंजीकरण अधिक हो। ट्रांसजेंडर्स का भी पंजीकरण किया गया। सभी दलों को, सभी सोसाइटी के सभी वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित किया गया। और अब डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर नजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। आतंकी की पहचान नहीं की जा सकी है। अनंतनाग के अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मिली सूचना के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों के समर्पण करने के लिए उनसे कहा, लेकिन आतंकियों ने ये करने के बजाय आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी और उसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की और इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। GST चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिखर पान मसाला कंपनी के ठिकानों और उनके मालिक प्रवीण जैन के घर पर पिछले 24 घंटों से छापे की कार्रवाई जारी है। कंपनी के एक सप्लायर के यहां से अब तक 90 करोड़ रुपए नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद हुई है। नोट गिनने के लिए कई मशीनों से अभी भी गिनती जारी है। जानकारी के मुताबिक कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ रुपए की GST चोरी की है। ऐसा लगता है GST इंटेलिजेंस अहमदाबाद छापे की कार्रवाई कर रहा है। इत्र और पान मसाला के कारोबारी पीयूष जैन के घर बड़ी तादाद में बक्से मंगवाए गए हैं। छापे की कार्रवाई में अब तक 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शिखर पान मसाला के कार्यालय, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, प्रवीण जैन के घर समेत 7 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के में 4 दिन पहले कपूरथला के गांव निजामपुर के गुरुद्वारे में बेअदबी के नाम से एक व्यक्ति की पीट कर की गई हत्या पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह धार्मिक मामला नहीं है और यह सीधे सीधे मॉब लिंचिंग है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इसे लेकर हत्या का मामला दर्ज करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कपूरथला में बेअदबी का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।
उल्लेखनीय है कि निजामपुर के लोगों ने हत्या के बाद इसे गौरव बताते हुए वीडियो भी जारी किया था। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। शहर के 694 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस बार कुल 6 लाख से ज्यादा मतदाता 35 वार्डों में भाग्य आजमा रहे हैं। 203 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला वो करेंगे और इसमें पुरुष और महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। वहीं 20 ट्रांसजेंडर मतदाता भी मतदान करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए करीब 3700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 215 संवेदनशील घोषित बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। बूथों पर न केवल भीड़ कम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं बल्कि कोरोना से बचाव के मानकों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायत दी गई है। नगर निगम चुनाव के नतीजे 27 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। और असम के एक दिवसीय प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुवाहाटी स्थित राज्य विधानसभा भवन पहुंचे। विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। बड़ी संख्या में राज्य के विधायकों ने स्पीकर बिरला का अभिनंदन किया। लोकसभा अध्यक्ष को विधानसभा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब से कुछ देर बाद विधानसभा के एक विशेष सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्य के विधायकों को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर वे असम विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में असम विधानसभा के डिजिटल टीवी का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत डैमारी, असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया, मंत्रीगण, विधानसभा के सदस्य और अन्य सम्मानित व्यक्ति इस समारोह में भाग लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला गुवाहाटी के पांजाबारी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में प्रतिदिन अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। समारोह में सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य कर रही विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन और प्रतिदिन ग्रुप के चेयरमैन जयंत बरुआ भी उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज शाम को ही दिल्ली लौट आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे हैं। इम्फाल पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उनका स्वागत किया। नड्डा आज सागोल बंद में एक महिला रैली को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाती है। अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी निशानियां हैं जिनमें लकड़ी के जूते और पालकी के साथ साथ गुरुमुख की पांडुलिपियां और चिन्हों की लिपियां शामिल हैं। 2001 के भूकंप के दौरान गुरुद्वारा लखपत साहिब को काफ़ी नुकसान हुआ था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारे की मरम्मत सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल प्रयास किए थे और इस कदम ने प्रधानमंत्री की सिख धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा को दिखाया, जैसा कि कई हालिया प्रयासों में भी ये परिलक्षित होता है, जिनमें गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उत्सव शामिल हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है। कई राज्यों में शुक्रवार से मौसम में बदलाव आने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में आज सुबह सर्दी रही और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन में मध्यम कोहरा छाया रह सकता है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। और सुबह 8:30 पर सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 94% दर्ज किया गया। कल दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर के अनुसार आज सुबह
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक चौथे दिन भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह वायु गुणवत्ता 411 दर्ज किया गया। वहीं आज पंजाब के अमृतसर में सुबह घना कोहरा छाया दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक अमृतसर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम एक बार फिर से खराब हो गया है। लद्दाख के लेह और आसपास के इलाकों में आज तड़के मौसम की पहली बर्फबारी हुई। लेह कस्बे में 8 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया और इससे पहले कल कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों और जम्मू के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई थी। लद्दाख के लेह में इस सीजन के चिल्लई कलां की ये पहली बर्फबारी है जो मंगलवार से शुरू हुई है। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई। अमेरिका ने वर्ष 2022 के लिए कई वीजा आवेदकों की व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता को समाप्त करने का फैसला किया है। इसमें H-1B वीजा के साथ साथ आने वाले कर्मचारी और छात्र भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि उसने इस क्षेत्र के वीजा धारकों के